Yeah, good morning. Good morning. Yeah, Girish also joining. The flow will be क्या कहते हैं that R one of the RJ Mr. From radio, he will be introducing every one of you, and he will be also giving 2 words for Girish ji. Girish ji will also say only 2-3 sentences, and then Alok Joshi ji will be taking over. Alok Joshi ji, welcome, and thank you, for moderating this entire event. Thank you. And प्रसून जी, मधु जी नमस्ते, नीलेश भाई नमस्कार। नमस्कार। कैसे आलोक जी? बस बढ़िया, दुआएं सर। हाँ। नीलेश भाई, आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। क्यों? आपका नाम इमरान अली आ गया है। हाँ, आपका नाम इमरान अली करके आ रहा है। ये आपको एडमिन को चेंज करना पड़ेगा, वहाँ ये लिंक इमरान अली वाला चला गया होगा नीलेश भाई को। मैं चेंज कराता हूँ सर, आई विल गेट इट चेंज। हाँ प्लीज। कैसे हो आलोक भाई? बस बढ़िया है सर, लखनऊ में है। लखनऊ में हो? हाँ, मैं होली पे आया था और अभी तक वापस नहीं लौट पाया हूँ। अच्छा, कोरोना हो गया परिवार में सब। पर ठीक है ना, सबको ठीक है ना? आप सब ठीक हैं। फादर की थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हुई थी तो उनकी रिकवरी में बहुत टाइम लग रहा है। अच्छा, अदरवाइज वी आर फाइन। थोड़ा कोरोना में रिकवरी में काफी सारे लोगों को टाइम लग रहा है। वही है। तो आलोक जी, इंग्लिश चलेगा ना? हाँ, इंग्लिश ही चलेगा। मतलब अपने आने का मतलब है कि हिंदी और साथ में इंग्लिश दोनों। प्रसून जी ने कहा था कि भाई इंग्लिश में रखा जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, एक्चुअली में हमारी जो डिजिटल वेबसाइट्स हैं सर, क्या कहते हैं, और बाकी सारी वेबसाइट्स हैं वो भी सारी जो है वो आपने देखा होगा तो वो हिंदी में ही है मोस्टली, तो इस वजह से वहां पर उसकी वो अच्छी हो जाएगी, क्या कहते हैं, अपनी मैचिंग पूरी। इसलिए मैंने आलोक सर से रिक्वेस्ट किया। अनिमेश जी आ गए हैं आप। आरजे अनिमेश जी, स्वागत है आपका। आपको मैंने फ्लो बता दिया है पूरा का पूरा। आप अभी अनिमेश जी के नाम में भी इमरान अली लिखा हुआ था कुछ देर पहले। अब नीलेश भाई का आ गया। नीलेश सर का क्या कहते हैं, नाम बराबर आया आप। यस। क्या नीलेश भाई, यहाँ से हम लोग कुछ आगे कमाई होगी या हो गया सब? सर कमाई नहीं होगी तो हम भी लखनऊ में दिखेंगे आपको। आपका मतलब है कि जिनकी कमाई नहीं होती नहीं, मैं बोल रहा हूँ फिर बम्बई में क्या करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे लखनऊ। बात सही है। नहीं, वो तो मैं तो बॉम्बे से ही सारा, ये लखनऊ से ही सारा काम कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं। ये अच्छी बात तो ये हो गई है ना, कोरोना ने एक भला काम किया है। ये WFH ऐसा पॉपुलर हो गया है कि अब आप कहीं भी बैठ जाइए और छोटे शहर में बैठ के और लाइफ भी आसान हो जाती है। अनिमेश भाई, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इंट्रोडक्शन को छोटा ही रखिएगा। जी सर। ताकि आलोक भाई के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर आलोक भाई, क्या है उस साइड, अभी तो मैं रायपुर जाके आया दिवाली में। तो ग्राउंड पे तो बहुत अच्छा है यार, लोग खुश हैं। मतलब बेसिकली धंधा भी बड़ा अच्छा चला दिवाली में। रियल एस्टेट का माहौल भी थोड़ा गांव में सुधर रहा है। प्रोक्योरमेंट प्राइजेस अच्छी है। मेरा छोटा सा गांव है कुरुद, मैंने नोट किया कम से कम 25-30 नई गाड़ियां आई है दिवाली में। और सब आजकल तो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने लगे। नहीं, बड़ी गाड़ी ही ले रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि लोग बड़ी गाड़ी में ही सारा फोकस वही है, छोटी गाड़ी कम लोग ले रहे हैं। हाँ, आजकल वो टाटा हैरियर, और वहां पे भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम तो मुझे किया दिखी। किया बहुत ज्यादा चल रही है, मैंने देखा। बहुत जबरदस्त चल रही है। क्या शायद दाम के भी कुछ ऐसा आ रहा है कि वो आपको इनोवा का मजा आ जाता है कम दाम में, तो लोग। और वो क्या है, मैंने मेरे सब कजिन वजिन से भी बात किया ना लोग भाई, तो खुश है लोग यार। मतलब धंधे पानी अच्छे चल रहे हैं लोगों के, खुश है लोग।
हाँ, बहुत बहुत लेवल पे देख रहा हूँ कि ये है, और तमाम लोग जो अब कुछ ये हैं जो खुश नहीं है वो बोल नहीं रहे हो, चुप रहते हैं। हाँ अब जो अब तो अब क्योंकि जिसका अपना बिजनेस चल रहा है वो तो सच ही बोल रहा होगा, उसमें तो कोई शक हाँ नहीं है। लेकिन सबका चल रहा है कि नहीं, ये सवाल है। नहीं देखो, कुछ लोगों का तो नहीं चल रहा है आलोक भाई, जैसे जो ट्रैवल टूरिज्म रिटेल विटेल में जो लोग थे 2-2 साल से, वो जो धंधे थोड़े बैठ गए वो तो बहुत ही तो नीलेश भाई ऑफिस में बैठे हैं कि घर से ही चल रहा है? नहीं आलोक भाई, ऑफिस में पहुंच गए। ओके। मैं क्योंकि आज आपके आसपास कुछ ब्रांडिंग वगैरह नहीं दिख रही है चमकती हुई, इसलिए मुझे लगा कि शायद घर पे हैं। नहीं नहीं सर, ऑफिस में आ गए अब। हाँ, वाह, गिरीश जी दिखे और अंतर्ध्यान हो गए। आलोक भाई, बम्बई में तो मोटा मोटी 5-6 महीने से चालू हो चुका है ऑफिस सबका। हाँ, वो नहीं, यहाँ ज्यादा बाकी जगह भी दिख रहा है। हाँ कि लोग काम शुरू कर रहे हैं, ज्यादातर लोग। और एक क्या हमारे यहाँ मेंटेलिटी भी है ना, आप ये समझिए कि थोड़ा मन नहीं करता है, बॉस को अच्छा नहीं लगता है कि लोग घर से काम करें, भले ही काम हो रहा। नमस्कार नीलेश भाई, नमस्कार मधु भाई, नमस्कार आलोक जी। नमस्ते गिरीश भाई। कैसे गिरीश भैया? नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने कहा आप माल कमा रहे हो, हम भी आ जाएं भैया, हम तो कुछ सीख के माल कमा लें और क्या। आप थोड़ा लेट हो गए भैया। अरे मैं यही तो पूछ रहा था। तो ये मुझे नहीं बताया, आपको देख के बता रहे हैं। अभी आलोक भाई ऐसा है ना, मूवी की टिकट लेके अगर आप बैठे हो और 2 घंटा पहले का सिनेमा मिस हो गया तो 1 ही घंटे का दिखेगा ना। हाँ, सही बात है। तो आलोक जी ऐसा करेंगे, हमारे आरजे अनिमेश है, ये सबको इंट्रोड्यूस कर देंगे। हाँ जी। और मैं फिर उसके बाद 2 मिनट सबका स्वागत कर दूंगा, और फिर आप और मधु भाई और नीलेश भाई जो है वो पब्लिक को बताएं कहाँ कैसे हो सके। आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी होगा लोगों को बताना कि हर अभी भी इसमें करीबन 6,000 करीबन लोग हमारे पास रजिस्टर हुए अभी तक, 6-8 हजार। अच्छा। तो काफी लोग इसमें ये सोच के आ रहे हैं कि आप हमको स्टॉक की टिप्स दे दोगे, ये वाला खरीद लो, ये वाला खरीद लो। तो उनको समझाना पड़ेगा कि भाई टिप्स नहीं होते हैं, हम आपको डिसिप्लिन समझाना चाहते हैं कि कैसे आप डिसिप्लिन को यूज करके पैसा कमा सके। इसमें लैंग्वेज नीलेश भाई आप हिंदी इंग्लिश गुजराती मिला के थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें डेफिनेटली। तो अनिमेश अभी क्या पोजीशन है, कब शुरू करने की पोजीशन में एक बार चेक कर लीजिए। 3 मिनट बचे हैं। हाँ 3 मिनट बचे हैं, तो ठीक 12 बजे शुरू कर दें। 12 बजे शुरू कर सकते हैं। गुजराती में मेरा हाथ थोड़ा तंग है गिरीश भाई, तो मैं नहीं, पर हम हिंदी में बोलेंगे। नीलेश भाई थोड़ा बहुत गुजराती में 2-4 लाइन बोल के। हाँ नीलेश भाई गुजराती कर सकते हैं। गुजराती का तड़का लगा पूछे क्या इसमें। तड़का लग जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गिरीश भाई 2 मिनट है तो आप थोड़ा समझा दीजिए क्या क्या है ग्राउंड की खबर। गिरीश भाई ऐसे तो दिखता तो लोगों से बात करते हो तो सब ठीक ही बोल रहे हैं, ग्राउंड में सर मेरे हिसाब से अभी तक कोरोना का ऐसा कोई मेजर जो अभी दिवाली के रश के बाद भी अभी तक कोई ऐसे केसेस नजर में नहीं आए हैं। बराबर है, कुछ जगह पे थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हो रहा है, बट नथिंग मेजर। और आई थिंक लोग काफी उत्साहित हैं
लोगों को काफी कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि टीका भी ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन 100 के ऊपर पहुंच गया है। खासकर शहरों में तो अधिकतर लोगों ने डबल वैक्सीनेशन लगवा भी ली है, तो किसी को हो जाता है तो क्या रिकवरी इज मच फास्टर। बराबर है। ओवरऑल सिचुएशंस आर लुकिंग प्रीटी एनकरेजिंग। और क्या है, और दूसरा देखिए, आम आदमी तो स्टॉक एक्सचेंज को देख के समझ लेता है कि दुनिया ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको लग रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। नहीं, इस बार गिरीश भैया थोड़ा लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है ना, ये 2 से 8 करोड़ जो अकाउंट भी हो गए ना लास्ट 18 महीने के अंदर, 2.5 करोड़, तो 4-5 करोड़ लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, सबके घर में कुछ ना कुछ तो आया ही है। बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। वो बात सही है। एंड जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें क्रिप्टो में कर लिया है। अब भयानक है सर, वो तो देख के आज तो बड़ा घबराहट हो रही है। जो ऐड आया है सर, आप आईपीएल की मैच देखो या T20 वर्ल्ड कप की मैच देखो, क्रिकेट से ज्यादा क्रिप्टो की बात हो रही है वहां पे। बहुत भयानक हालत है। मतलब मुझे तो फिर वो याद आ रहे हैं ना पुराने वाले जो हमारे बिजनेस विज्ञापन देते थे उसके बाद सडनली गायब। क्या था? फर्स्ट ट्रेड। प्रिसाइजली, होम ट्रेड। तो अनिमेश, आप आईटी को बोलें कि हमको सबको टेलीकास्ट करना शुरू कर दें। वी कैन स्टार्ट नाउ। जी, इसमें आईटी टीम से बात करके शुरू कर लें। जी सर, स्टार्ट कर रहे हैं। अनिमेश, इन नेक्स्ट 10 seconds विल बी लाइव। वेरी गुड आफ्टरनून। दैनिक भास्कर नॉलेज सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरजे अनिमेश और आज मैं सुपर एक्साइटेड हूं क्योंकि एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज बातचीत होने वाली है। स्टॉक मार्केट में पूंजी कैसे बनाएं, ये एक वो गुत्थी है जिसे हर कोई सुलझाना चाहता है, जिसको लेकर ढेर सारे सवाल मन में होते हैं। सवालों के जवाब तक जो हमको पहुंचाएंगे वो हमारे प्रख्यात कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। मधुसूदन केला जी, फाउंडर जो है एमके वेंचर्स के, 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और साथ में नीलेश शाह जी होंगे, ग्रुप प्रेसिडेंट एनएमडी कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एक और लेगेसी उनके साथ है कि उन्होंने जिस भी म्यूचुअल फंड हाउस को ज्वाइन किया है उसे बेस्ट फंड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिलाया है। उनसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी मेरे एक्साइटमेंट की एक और वजह है। हम सभी के जो इंस्पिरेशन है, दैनिक भास्कर ग्रुप के हमारे डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के वेबिनार की शुरुआत वो अपनी भावनाएं जाहिर करके हमारे साथ ओपन करें अपने वेलकम स्पीच के साथ। गिरीश सर। नमस्कार, थैंक यू अनिमेश। सबसे पहले मैं नीलेश भाई, मधु भाई और आलोक जी का स्वागत करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने व्यस्तम समय से हमारे पाठकों के लिए समय निकाला, और खास करके एक बड़े मुद्दे के ऊपर समय निकाला। क्योंकि देखिए क्या है, अभी हाल ही में दिवाली हुई है, तो सबने माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती जी की बड़े मन से, पूरे ध्यान से पूजा की है। और उस पूजा करने का एक उद्देश्य ये भी था कि अब लक्ष्मी जी घर आए। तो लक्ष्मी जी ने, मैं समझता हूँ, आप तीनों को एक माध्यम बना के हमारे पास भेजा है कि आपके माध्यम से हम समझ पाए कि लक्ष्मी जी को घर कैसे लाया जाए, निवेश में पूंजी कैसे बनाई जाए। तो मैं चाहूंगा कि आलोक जी, आप खास तौर पे नीलेश भाई और मधु भाई से हमको पूछ के बताएं, हमारे पाठकों को पूछ के बताएं कि शेयर मार्केट में किन किन चीजों पे सावधानी रखनी है। क्योंकि देखिए, पैसा तो हर आदमी बनाना चाहता है, लेकिन गलतियां भी होती हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमको बताएं कि पैसा कैसे बनाया जाए और गलतियां कौन कौन सी हैं जो करी नहीं जाए, वो भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो आलोक जी, ओवर टू यू प्लीज। धन्यवाद गिरीश जी, और स्वागत है सभी दर्शकों का। खास तौर पर मुझे बताया गया कि 6000 से ज़्यादा लोग इसमें लाइव जुड़ने के लिए इस वेबिनार में रजिस्टर हो चुके हैं, और ये मेरे ख्याल से बहुत उत्साह की बात है, खुशी की बात है। मेरे साथ नीलेश शाह जी हैं, जिनका परिचय दिया जा चुका है, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं। बाजार में उनका नाम अपने आप में, कहते हैं, नाम का सिक्का चलता है। और उसी तरह मधुसूदन केला जी हैं, जो अभी हम एमके वेंचर्स चला रहे हैं वो, लेकिन मधुसूदन केला जी ने इस देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड चलाए हैं। और इन दोनों के होने का लाभ क्या है? ये वो लोग हैं जो आपके पैसे को मैनेज करना जानते हैं, जिनको पता है कि पैसा कहाँ लगाना है। और मुझे लगता है जब हम दैनिक भास्कर के साथ जुड़ के ये सीरीज कर रहे हैं, जो लोग यहाँ जुड़ रहे हैं,
ये वो लोग नहीं हैं जो शेयर बाजार में रोज सट्टा करते हैं, जिनको पता है कि एफ&ओ क्या होता है, जिनको अपनी पोजीशन लगाना और काटना आता है। ये वो लोग हैं जो दरअसल थोड़ा शेयर बाजार से कतराते या घबराते रहे हैं बहुत लंबे समय। और ये समझना चाहते हैं कि बाजार होता क्या है, क्या यहाँ पैसा लगाना भी चाहिए या इससे दूर रहने में ही समझदारी है। और इसीलिए ऐसे विद्वान काम आते हैं, उनका साथ होना काम आता है कि जैसा गिरीश जी ने कहा सावधानी, लेकिन मुझे लगता है सावधानी से पहले आपको थोड़ा साहस करना पड़ता है। सावधानी की जरूरत उसके बाद पड़ती है। एक बार आपको हिम्मत करनी पड़ती है, अपनी झिझक तोड़नी पड़ती है। आपके घर में बहुत सारे लोग कहते होंगे कि ये शेयर बाजार वगैरह हमारी समझ में नहीं आता, इससे दूर रहो, अपना बैंक में एफडी रखो। वहां आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक में जब आप एफडी करते हैं तो दरअसल आप कमा नहीं रहे होते हैं, गंवा रहे होते हैं। क्योंकि अगर बैंक की एफडी का इंटरेस्ट रेट बाजार में महंगाई बढ़ने की दर से कम है तो हर साल आपके बैंक में जो पैसा रखा है वो दिखने में बढ़ रहा है, लेकिन असल में कम होता जा रहा है। और ऐसे में कौन सी एक चीज है जो पक्के तौर पर आपको महंगाई के मुकाबले ज्यादा कमाई देती है, रिटर्न देती है? वो मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैं जब 1000 पर सेंसेक्स नहीं था तब से मैं इस बाजार को देख रहा हूं, तब से मैं करियर में था। मैंने 1000 पहुंचते हुए, 1200 पहुंचते हुए, 1800 पहुंचते हुए, बहुत तेजी से उस वक्त बढ़ा था। अभी नीलेश भाई भी आपको बताएंगे 1000 से 2000 का सफर बहुत तेज हुआ था। तो करीब करीब ऐसा ही एक्साइटमेंट था। उसके बाद बड़े झटके आए इस बाजार में, लेकिन वहां से आज हम 60,000 के सेंसेक्स पर हैं। ये बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन यहां तक पहुंचा है तो 1 का 60 हो चुका है पिछले 25-30 सालों में। बहुत होता है ये, और ये महंगाई को मात देता है। ये आपको बहुत बड़ा पैसा बनाने में मदद करता है। कैसे करता है और क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही बात करने के लिए हमारे साथ आज नीलेश शाह और मधु केला जी हैं। तो पहले तो आप दोनों का स्वागत है। और नीलेश भाई, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। यहाँ पूछा गया है कि शेयर बाजार में पैसा कैसे कमाएं। तो पहले तो बताइए कि शेयर बाजार में पैसा क्यों कमाना है, क्या जरूरत है शेयर बाजार में आने की? जो बिल्कुल नहीं आना चाहता है, नहीं जानता है, कहते हैं हमें समझ में नहीं आता है, ऐसे लोगों को। So thank you Alok Bhaiya and thank you Dainik Bhaskar for inviting me over here. आलोक भाई, हमारे संस्कृति में हमेशा कहा गया है कि आप अच्छे की संगत करें। अगर आप अच्छे के साथ चलेंगे तो आपका अच्छा होगा। अब अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर मुकेश अंबानी हो, रतन टाटा हो, कुमार मंगलम बिरला हो, उदय कोटक हो? ये भारत के धुरंधर एंटरप्रेन्योर्स में आते हैं। उनके साथ पार्टनरशिप करना किसी के लिए भी कितना अच्छा होगा। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे आप टाटा, बिरला, अंबानी, कोटक से पार्टनरशिप कर सकते हो। जब मैं जाके टाटा स्टील के एक शेयर की खरीदारी करता हूं तो मैं रतन टाटा का पार्टनर बन जाता हूं। अब एक छोटे से छोटा निवेशक भारत के बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर से पार्टनरशिप कर सकता है, संगत कर सकता है, और इसी के लिए आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। जी, ये आपने बहुत बढ़िया बताया कि आपको इतने बड़े लोगों का पार्टनर बनने का मौका मिल रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा छोटा सा बिजनेस हो, उसमें कोई बड़ा आदमी पैसा लगा दे। यहाँ आपको मौका मिल रहा है कि आप इतने बड़े आदमी के बिजनेस में अपना थोड़ा सा पैसा लगा दें और उनकी समृद्धि के भागीदार बने। आप, ये जरूरी नहीं है कि आप जाएंगे और उनकी बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे और उनसे कहेंगे ऐसा कंपनी ऐसे नहीं वैसे चलेगी। वो भी हो सकता है, वक्त के साथ हो सकता है, लेकिन शुरू में वो नहीं होगा। लेकिन आप उनकी कमाई में हिस्सेदार जरूर बन जाएंगे। और जैसा नीलेश भाई ने कहा कि अगर संगत अच्छे लोगों की करिए, यानी जो लोग खुद कमा रहे हो उनकी संगत करेंगे, तभी आपकी भी कमाई होगी। मधु भाई, आपका पहला वो, क्योंकि आपने जब म्यूचुअल फंड चलाया, बड़ा रिलायंस म्यूचुअल फंड आप चलाते थे, उस वक्त आप तमाम लोगों को अपील देते होंगे कि भाई, नए लोगों के इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होती थी कि आइए और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। तो जैसे शेयर बाजार की बात हुई, उसी तरह म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाना चाहिए? क्यों मुझे अपने बैंक सोने में, प्रॉपर्टी में, सब अच्छी अच्छी चीजें हमारे बुजुर्ग बता गए हैं, उनको छोड़कर शेयर और म्यूचुअल फंड की तरफ क्यों आना चाहिए? पहले तो नमस्कार आलोक जी, गिरीश भैया और पूरे दैनिक भास्कर समूह को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ हमें आमंत्रित करने के लिए। और जैसे गिरीश भैया ने बोला, दिवाली का पर्व अभी गया है। मैं आपके सभी पाठकों को का अभिनंदन करता हूँ, प्रयास करता हूँ
कि आने वाला साल उन सबके लिए बहुत अच्छा हो और माँ लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा सबके पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे नीलेश भाई ने बताया कि आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं आलोक भाई, तो आप बिजनेसमैन के पार्टनर बन जाते हैं। वैसे ही ये जो है ना, स्टॉक मार्केट एक बड़ा स्किलफुल सब्जेक्ट है। मतलब ये मिरर में बहुत आसान लगता है कि 100 का 200 हो गया, पर जब हम एक्चुअल उसको करने जाते हैं तो बड़ी पेचीदी चीज है। कभी फंडामेंटल काम करता है, कभी टेक्निकल्स काम करता है, कभी मार्केट कोई मोमेंटम में काम करता है। कभी आप देखते हो कि एक सीमेंट कंपनी है जो $100 प्रति टन में चल रही है, कोई दूसरी सीमेंट कंपनी है वो $300 प्रति टन में चल रही है। वैल्यूएशन अलग अलग होते हैं। एक बैंक का 5 टाइम बुक वैल्यू पे चलता है, एक बैंक का 1 टाइम बुक वैल्यू पे चलता है। तो इसमें बड़ी एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, एक एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है इस सब्जेक्ट को जीतने के लिए और कंसिस्टेंटली जीतने के लिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि प्रोफेशनल से भी गलती नहीं होती है, और प्रोफेशनल से भी गलती होती है, बट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस जो गलतियां होती है और जो सही डिसीजन होते हैं, जो प्रोपोर्शन होता है सही डिसीजन का, वो बहुत ज्यादा होता है। तो जिन छोटे निवेशकों को ये एक्सपर्टीज नहीं है, म्यूचुअल फंड उनके लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है इस बाजार में निवेश करने का। और ये म्यूचुअल फंड में अगेन आपको ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं या बहुत छोटे आदमी हैं। आप 1000 रुपए से भी चालू कर सकते हो, 5000 से भी चालू कर सकते हो, 10,000 से भी चालू कर सकते हो। तो एक जो म्यूचुअल फंड है जो 40-50 कंपनीज में निवेश करता है, बेसिकली नॉर्मली अगर कोई स्कीम होती है तो उसमें 30 से 50 कंपनियां होती है। तो अगर मैं नीलेश भाई की लैंग्वेज में बोलूं तो आपको एक म्यूचुअल फंड के जरिए 30 से 50 एंटरप्रेन्योर्स की पार्टनरशिप मिल जाती है और एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज मिल जाती है, और आप छोटे से छोटे राशि से भी चालू करके काम कर सकते हैं। मैं आलोक भाई बोलूंगा, जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड का मजा चखा है ना, उनके बहुत पैसे बने। जब हम लोग रिलायंस म्यूचुअल फंड चालू किए थे उस समय कुछ उसकी एनएवी 10-12 रुपए थी, और जब मैंने एक्चुअली छोड़ा उस समय 1100 रुपया थी। तो जो लोग रह गए उस 15 साल के अंदर, तो उनका 100 गुना से भी ज्यादा पैसा हो गया। बराबर। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा माध्यम है छोटे निवेशकों के लिए, और इतना प्रोफेशनलाइज हो गया है सेटअप नालो भाई, और एक बहुत ही कम, मतलब म्यूचुअल फंड चार्ज कितना करता है आपको, 1-1.5% आपका जितना आप अमाउंट लगाते हो उसमें 1-1.5% फीस होती है म्यूचुअल फंड की। तो इतनी कम फीस में आपको एक अच्छी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज मिलती है और आपको पार्टिसिपेट स्टॉक मार्केट में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। जी, ये तो आपने कुछ सवालों के जवाब तो दे ही दिए। बहुत सारे लोग दरअसल ये भी जानना चाहते हैं, और मैं यहाँ ये बातें बहुत बुनियादी बातें कर रहा हूँ। कुछ लोग हो सकता है इससे नाराज हो सकते हैं कि आपने इतनी बेसिक सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बाजार में पिछले साल भर में, जैसा अभी मधु भाई से पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से 8 करोड़ संख्या हो गई है बाजार में आए हुए निवेशकों की। तो ये जो बहुत सारे नए लोग आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि दैनिक भास्कर जैसा अखबार जब ये आयोजन कर रहा है अपने तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, तो बहुत सारे और लोग जो बाजार में आने की इच्छा रखते हैं, तो वो भी समझना सीखना चाहते हैं, तो उनके कुछ बुनियादी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो शायद हमारा ये आयोजन कुछ ज्यादा सफल होगा, कारगर होगा। इसलिए एक सवाल का जवाब अभी मधु भाई ने दिया कि आप कम से कम 1000 रुपए भी लगा सकते हैं, मैं कह रहा हूँ 500 भी लगा सकते हैं। कई म्यूचुअल फंड आपको बताते हैं, सिप होती है, SIP जिसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें आप 500 रुपए महीने से भी शुरू कर सकते हैं। हर महीने 500 रुपए लगा के डाल सकते हैं। और वो पहले हम लोग बैंक में RD किया करते थे, रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आपकी वो आदत है तो मैं आपको कह सकता हूं अपने अनुभव से कि उस RD के मुकाबले आपको म्यूचुअल फंड का SIP बहुत ज्यादा रिटर्न देगा लंबे समय में। कितने समय तक पैसा रखना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाजार में आपको कितने समय रहना होता है। सबसे ज्यादा लोग सवाल ये पूछते हैं कि आजकल बाजार बहुत महंगा है, तो क्या खरीदारी करें या नहीं करें।
आज ही सुबह मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि साहब एक शेयर, मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ शेयरों के, और ये बात साफ कर दूं, गिरीश जी ने मुझे हिदायत दी थी कि बता दिया जाए दर्शकों को कि हम लोग यहाँ शेयरों के नाम लेकर आपको जवाब नहीं दे पाएंगे अगर सवाल भी आएंगे, क्योंकि मधु भाई और नीलेश भाई दोनों जो म्यूचुअल फंड बिजनेस में हैं, वहाँ ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है कि आप इंडिविजुअल शेयरों पर नाम लेकर राय न दें तो बेहतर होता है। सलाह ऐसी देनी चाहिए जिसको फॉलो अप किया जा सके, और इसीलिए एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नाम की चीज होती है जो आप सबको अपने आसपास ढूंढना चाहिए, एक भरोसेमंद निवेश सलाहकार, और उसकी सलाह लेनी चाहिए। जैसे आप अपनी सेहत के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही अपने फाइनेंशियल्स की सेहत के लिए, अपने पैसे की हिफाजत के लिए आपको एक अच्छे निवेश सलाहकार की जरूरत होती है, इसलिए वहां आपका जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अब नीलेश भाई, मैं उस सवाल पे एक बार आपके पास आना चाहता हूं जो मैंने उठाया अभी। लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़ गया, बहुत महंगा हो गया, अब यहाँ पे खरीदेंगे तो फंस जाएंगे। सही बात है क्या? लोग भाई, लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो इंडेक्स के लेवल पे करते हैं। 1000 का इंडेक्स हुआ, 10,000 का हुआ, 50,000 का हुआ, 60,000 का हुआ, और उन्हें लगता है जैसे जैसे ये ऊंचाई पे जा रहा है वैसे वैसे वो महंगा हो रहा है। बट इंडेक्स की महंगाई नंबर से नहीं, वैल्यूएशन से आती है। अगर आपने 1991-92 की तेजी में निवेश किया था, तब सेंसेक्स 60-70 के पी रेशो पे चलता था। दैट मीन्स अगर आप सेंसेक्स में निवेश करते तो उन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से पैसा कमाने के लिए आप 60-70 साल इन्वेस्ट करते। अब आज की तारीख में अगर आप देखें तो मोटा मोटा लोगों का अनुमान है कि सेंसेक्स तकरीबन 20 से 25 टाइम फॉरवर्ड पी पे चल रहा है। किसी का 25 का अनुमान है, किसी का 20 का है, किसी का 22 है। तो डेफिनेटली अगर मैं 91 या 2000 या 2008 जैसे वैल्यूएशन टॉप से कंपेयर करूं तो मार्केट महंगा नहीं है, अभी भी वो रीजनेबल लेवल पे है। वो मार्च 2020 की तरह सस्ता नहीं है, इतना लुभावना नहीं है, बट 2008, 2000 या 1991-92 की तरह महंगा भी नहीं है। वॉरेन बफे जो एक बहुत बड़े निवेशक है, वह एक रेशो यूज करते हैं मार्केट कैप टू जीडीपी करके। तो भारत की मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो अगर देखें तो आज की तारीख में 115% के आसपास है। पिछले 15 साल की एवरेज निकाले तो 80% के आसपास है, और मार्च 2020 में वो 51% हो गई थी। तो 51% के सामने 115% तो बहुत अच्छा, बहुत महंगा लगता है। 80% एवरेज के सामने 115 डेफिनेटली महंगा लगता है। लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो देखें, वो 143% है। सो 143 के सामने 115 रीजनेबल लगता है। तो मैं ये लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ इंडेक्स का लेवल मत देखिए, आप इंडेक्स का वैल्यूएशन देखिए, चाहे पीई रेशो देखिए, चाहे मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो देखिए, चाहे प्राइस टू बुक रेशो देखिए। ये सारे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स अगर आप यूज करें तो न मार्केट बहुत महंगा है, न मार्केट सस्ता है। ये एक फेयरली प्राइस्ड मार्केट है, उम्मीद से भरा मार्केट है। फ्यूचर्स को बड़ी उम्मीद से डिस्काउंट कर रहा है, बट अभी भी फेयर वैल्यू मार्केट है। ऑब्वियसली मार्केट में अलग अलग प्रकार के स्टॉक होते हैं, कुछ स्टॉक बहुत महंगे हैं, कुछ महंगे हैं, और कुछ स्टॉक सस्ते हैं, कुछ स्टॉक बहुत सस्ते हैं। और जैसे मधु भाई ने बताया कि मार्केट में जब आप सस्ता या बहुत सस्ता स्टॉक खरीदते हैं और वो महंगा या बहुत महंगा हो जाए तो आप सबसे ज्यादा पैसा बनाएंगे, और उसके लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है, एक प्रोफेशनल की जरूरत है। जी, तो आपने कहा एक एक्सपर्ट की जरूरत है। एक्सपर्ट दो तरह के हो गए। एक एक्सपर्ट आपने जो यहाँ आप जिसको रेफर कर रहे हैं वो है एक्सपर्ट फंड मैनेजर, या आप इसमें पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर को भी शामिल कर रहे हैं? डेफिनेटली आलोक भाई, एक पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी इसमें शामिल होता है। आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कही। आज अगर आप बहुतेक इक्विटी फंड का रिटर्न देखें तो 15 से 25% कंपाउंडेड रिटर्न है 10-10 सालों का।
बट आलोक भाई, यही चीज अगर आप मार्च 2020 में देखते तो 3-3 सालों तक उसी फंड में नेगेटिव रिटर्न था, 5-5 सालों तक सेविंग्स बैंक से नीचे रिटर्न था, और 10-10 सालों का रिटर्न सिंगल डिजिट में था। जिसने मार्च, अप्रैल, मई, जून 2020 में एसआईपी चालू रखी और वो अग्नि परीक्षा पार किया, वही आज डबल डिजिट रिटर्न 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का देख रहे हैं। तो उतार चढ़ाव मार्केट में आता रहेगा, और उस उतार चढ़ाव में आपको हौसला अफजाई करे, आपको बढ़ावा दे, उसके लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जरूरी है। जी मधु भाई, आपसे ये सवाल सीधे नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो, आप कोई कंपनी का नाम लेना चाहें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। दैनिक भास्कर को ऐतराज होगा, मेरा ऐसा मानना है, और दर्शक तो खुश ही होंगे। लेकिन आप किस वक्त पैसा लगाएं, एक सवाल ये बहुत बार होता है, कब पैसा लगाएं और क्यों लगाएं? तो आलोक भाई, मैं दो बातें पहले आपके पहले वाले क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ, दर्शकों के लिए काफी अच्छा होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर चाहिए ना, वो आपका एक ओवरऑल कैपिटल एलोकेशन आपको कैसे करना है ना, उसके लिए आपको एडवाइजर चाहिए। तो हर वक्त हमेशा ये होता है कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो वो पूरा 100 रुपया ना तो आप फिक्स्ड इनकम में लगाना चाहिए, ना प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए, ना इक्विटी में लगाना चाहिए, ना सोने में लगाना चाहिए, बराबर। तो वो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको सिस्टमेटिक तरीके से, डिपेंडिंग कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके ऊपर से आपको एडवाइस करता है कि आप 50 रुपया इक्विटी में लगाइए, 30 फिक्स्ड इनकम में लगाइए, 20 प्रॉपर्टी में लगाइए, डिपेंडिंग आपका क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन है और आपकी क्या रिस्क प्रोफाइल है। इसके लिए भी वो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की आपको जरूरत पड़ती है। दूसरा, आपने बोला ना, अधिकतर लोग ना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड गलत सवाल करते हैं। अधिकतर लोग हमेशा ये पूछते हैं कि क्या लेना है और कब लेना है। हमेशा आदमी सिर्फ टाइम करना चाहता है कि मैं एकदम अच्छे टाइम पे ले लूं और अच्छे टाइम से मेरा बिक जाए माल। सही सवाल जो है आलोक भाई, वो ये है कि कितना लेना है और कितने समय के लिए लेना है। क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छा इक्विटी का इन्वेस्टमेंट भी किया, तो लोग क्या है ना, स्टॉक मार्केट को एक साइड पॉकेट इनकम का जरिया बना लेते हैं। अगर मेरे को एक किसी मधु भाई ने, कोई नीलेश भाई ने एक टिप दे दिया, 2 लाख बन गया मेरा, बहुत हो गया यार, 2 लाख की इनकम हो गई मेरी, वो एक मेरे हिसाब से सही नजरिया नहीं है देखने का। क्योंकि अगर आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपए में आपने 2 रुपया लगाया और 2 में आपका 100% भी बन गया, तो आपका 100 रुपए के ऊपर तो 2% बना ना। पर अगर 100 रुपए में से आपने 40 लगा दिया होता, 40 में आपका 100 नहीं बनता, 30% भी बन जाता, तो फिर भी ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर आपको बहुत अच्छा रिटर्न आ जाता। तो आज की टाइम पे जो मैं सबसे बड़ा मैसेज आपके पाठकों को देना चाहूंगा, वो ये है कि आप इसको इनकम का नजरिया मत देखिए, आप इसको वेल्थ क्रिएशन के तरीके से देखिए कि आप अगर एक पोर्टफोलियो का पर्टिकुलर पोर्शन इक्विटी में लगा के रखेंगे, और एक, जैसे नीलेश ने बोला कि मार्केट में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो आएगा ही आएगा, वो मार्केट का धारा है, राइट। आज 18 महीने से अच्छा है, कभी हो सकता है 6 महीना खराब होगा, पर जब आप रियल एस्टेट लेते हो, या आप जब गोल्ड लेते हो, या फिक्स डिपॉजिट करते हो, आप रोज जाके थोड़ी पूछते हो कि भाई आज मेरा प्लॉट लिया है, आज इसका क्या भाव है, या सुनार को रोज थोड़ी फोन करते हो कि आज ये सोने का क्या भाव है। एक बार इन्वेस्ट कर देते हो और एक अवधि के लिए उसको रखते हो। अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट में जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो और 100 का 95 भी हो गया, तो हर आदमी को लगता है यार मेरा नुकसान हो गया। अरे भाई, तूने इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़ा धीरज तो रखना पड़ेगा ना। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है दैट आप अपना पोर्टफोलियो का एक एलोकेशन कीजिए। और आलोक भाई, मेरी सबसे बड़ी जो लर्निंग है ना इन द स्टॉक मार्केट इन लास्ट 30 इयर्स, वो समझना है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि आपको, जैसे आपने इतना सही तरीके से बोला कि लोगों को लगता है कि हमने बैंक में पैसा डाल दिया तो हमारा पैसा सेफ हो गया। एक तो आपने इन्फ्लेशन के साथ हेज नहीं किया, और नुकसान करने का 2 तरीका है ना लोग भाई। एक नुकसान होता है कि आप एक्चुअल नुकसान हो जाए, दूसरा ये है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हिंदुस्तान में, जो गोरे इतना कमा के चले गए
और हिंदुस्तानी बैंक में पैसा रख के बैठे, वो भी तो एक बड़ा नुकसान है ना। अगर आपने जैसे बोला कि 1000 का सेंसेक्स 60,000 हो गया 40 साल के भीतर, और मैंने 1000 रुपया बैंक में रखा होता और मेरा सिर्फ 4000 हुआ होता या 5000 हुआ होता, तो ये भी तो बड़ा नुकसान हो गया ना कि आपने अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल कैप्चर ही नहीं किया, सोच के कि मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात समझने की है कि आप जितना रिस्क इक्विटी के लिए ले सकते हो अपने पोर्टफोलियो का, और एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मैं आपके हर पाठक को ये बोलना चाहता हूं कि आज आप कैलकुलेटर लेके सिर्फ मेरे बोलने से एक एक्सरसाइज कीजिए कि अगर आपके पास आज की घड़ी में 10 लाख रुपया है और आप इसको बैंक में रख दो अगले 15 साल तक, तो ये कितना होगा 6% के हिसाब से। और जो म्यूचुअल फंड ने लास्ट 20 साल में डिलीवर किया है 15% रिटर्न, अगर वही पैसा अगले 10-15 साल अगर 15% से आप करोगे तो कितना होगा भाई साहब, करोड़ों का फर्क पड़ जाएगा। जबरदस्त फर्क पड़ता है, ये तो मेरा अपना करोड़ों का फर्क पड़। ये एक्सरसाइज आज जो वेबिनार देखने सुनने के लिए मेरे और नीलेश भाई को और आपको आया है ना, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, चाहता हूँ कि आप खुद कैलकुलेटर लेके ये एक्सरसाइज कीजिए। 10 लाख रुपया 15 साल में अगर 6% के हिसाब से मैं करता हूँ तो कितना होगा 15 साल के बाद, और अगर 12% के हिसाब से करता हूँ या 15% के हिसाब से करता हूँ 15 साल के अंदर तो कितना होगा जी। और मैं तो कहूंगा कि आप लोग तुरंत कैलकुलेटर निकालिए, करिए और इसका जवाब यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए हैं, आप बताइए कि आपके हिसाब से कितना फर्क पड़ जा रहा है। जो मधु भाई ने बहुत शानदार बात कही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर। और आलोक भाई ये साइकोलॉजी है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं चाहता तो वो टेबल यहाँ के लाके स्क्रीन शेयर कर सकता था मैं। हाँ नहीं, जब आदमी खुद करता है ना तो उसको लगता है अरे बाप रे, तो मैं क्या कर रहा हूँ 20 साल से यार। हाँ, और कुछ दिन में आपको आदत पड़ जाएगी, आप इस तरह की टेबल बनाने लगेंगे और फिर आप तरह तरह के की संभावनाओं के डिफरेंस देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। और ये मेरा ख्याल है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का पहला कदम भी साबित हो सकता है। मैं नीलेश भाई अब एक बार आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जिक्र हुआ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण हम लोग देखते हैं। हम लोग कभी भी जब रमेश धमानी जी के साथ बात करते थे या इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में वो आते थे, तो उनका एक करिश्मा करीना मॉडल था कि एक बहन ने 10 साल की उम्र में बचत करनी या इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, और दूसरी ने 20 साल की उम्र में किया, लेकिन और इसने 10 से करने के बाद शायद 15 या 16 साल के बाद बंद कर दिया है, फिर इन्वेस्ट नहीं किया नया। और दूसरी ने 20 साल बाद शुरू किया, यानी 10 साल का गैप हुआ, और वो इससे डबल पैसा जमा करती थी। लेकिन अंत में जो नतीजा निकलता है, जब 30 साल 40 साल बाद देखते हैं, तो वो जो पहली वाली लड़की 10-15 साल कमा के बंद कर चुकी है, वो कई गुना ज्यादा पैसे पे बैठी होती है। तो कब शुरू करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? अभी मधु भाई ने कहा साहब कितना लेना है और कितने समय के लिए लेना है। मैं कब से मतलब ये नहीं पूछ रहा हूँ कि बाजार कहाँ हो तब पूछना चाहिए। इंसान को इन्वेस्टमेंट जर्नी कब शुरू कर देनी चाहिए, और क्या लोग अपने बच्चों के नाम से इन्वेस्ट करते हैं, उनको खुद करना चाहिए या कोई दूसरा तरीका होना चाहिए? सो वॉरेन बफे अगेन दुनिया के सबसे अच्छे बड़े निवेशक में माने जाते हैं। उन्होंने 13 साल की उम्र में निवेश करना चालू किया था और आज भी कहते हैं मैंने लेट चालू किया। तो मेरे हिसाब से आलोक भाई, एक जो जनरेशन है वहां पे इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स गिना जाता है कि 100 रुपया कमाते हैं, 110 रुपया खर्चा करते हैं, 10 रुपया क्रेडिट कार्ड के ऊपर चला लेंगे। और जो सही उपाय है वो ये है कि इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। आज मैंने एक पिज्जा कम खाया, एक मूवी फर्स्ट डे की जगह पे सेकंड डे पे देखा, एक ऑटो रिक्शा की जगह पे चल के चला गया या बस यूज कर ली, उससे जो सेविंग्स होगी और उसको आप निवेश करेंगे, उसका बहुत सारा फायदा आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो एक, जब भी आपके पास पैसा हो आप निवेश करना सोचिए। दूसरा, खर्चे से पहले सेविंग्स का अलोकेशन कर दीजिए और उस सेविंग्स को फिर निवेश करिए एंड लेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क फॉर यू। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट में गिने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि दुनिया के 7 वंडर्स नहीं है, 8वां वंडर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। ये हमेशा कंपाउंड करता रहता है, कभी रुकता ही नहीं है।
तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही अच्छी चीज है। जितनी जल्दी आपने निवेश किया, सही तरीके से निवेश किया, उतना ही आपको उसका फायदा मिलता रहेगा। जी, तो मैं जो सवाल आलोक भाई, मैं यहाँ पे ऐड करना मैं चाहूंगा, आपसे एडिशनल सवाल भी जोड़ लूं कि आप माँ बाप को अपने बच्चों के लिए डीमैट अकाउंट खोल के या उनका म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल के उनको इन्वेस्ट खुद कर देना चाहिए, या उन्हें बच्चों को सिखाना शुरू करना चाहिए? क्या तरीका है जिससे बच्चे खुद सीख सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करना? आलोक भाई, आइडियली वही मैं आपको बोलने को, आपने मेरे मुंह का जवाब छीन लिया। मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा था, आइडियल सिचुएशन ये है कि आपके घर में जिस दिन बच्चा आता है ना, आप उसी दिन से उसके नाम पे निवेश करना चालू कर दीजिए। भले कुछ भी, भले आप एक शेयर लो उसके नाम पे, वो जब खुद 12 साल का होगा ना, उसको खुद दिखेगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये शेयर लेके रखा है और ये निवेश करके रखा है मेरे लिए, ऑटोमेटिकली उसकी हैबिट बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिकली उसको रोज के वो उसका धन बढ़ते हुए देख के ना, उस सब्जेक्ट में उसको, आप एक बात तो मानते हो आलोक भाई, पैसा एक ऐसी चीज है ना, दुनिया में जो 800 करोड़ लोग हैं ना, उसमें से 801 करोड़ आदमी को इंटरेस्ट है पैसे में। तो बच्चे को भी सबसे पहला 3 साल 4 साल की एज में सबसे पहले जो चीज समझ आता है माँ बाप के अलावा, वो पैसा समझ में आ जाता है। उसको पता चल जाता है कि पैसे की क्या वैल्यू है। तो अगर माँ बाप ही अपने बच्चे के नाम पे ये काम करना चालू कर दे ना, तो उससे बड़ी अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। हमारे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, उन्होंने हमारे एक दोस्त को बर्थडे प्रेजेंट की बजाय कुछ HDFC बैंक के शेयर प्रेजेंट कर दिए जिस दिन वो बच्चे का जन्म हुआ, और वो शेयर अभी तक के रखे हुए हैं, वो HDFC बैंक के शेयर, उसकी वैल्यू करोड़ों रुपया हो गई। तो आप बताइए, बर्थडे में अगर उन्होंने एक खिलौना दिया होता 10,000 का, और बर्थडे के प्रेजेंट के दिन वो 10,000 रुपए का सिर्फ उन्होंने HDFC बैंक का शेयर दे दिया, उसकी कितनी वैल्यू हो गई, वो खिलौना तो टूट जाता। तो जो कहने का मतलब है, जितनी जल्दी अगर आप चालू करें ना, मैं खुद इतना इंस्पायर्ड हूँ कि अब जो भी मेरा करीब है ना, मैं उसको कभी पैसे की गिफ्ट नहीं देता, मैं उसको शेयर की गिफ्ट ही देता हूँ। ये आपने एक नया सवाल खड़ा कर दिया मेरे लिए। कम से कम मेरी बड़ी इच्छा होती है कि ऐसा करूं, लेकिन ये शेयरों की गिफ्ट देना कैसे संभव है आजकल डीमैट के जमाने में? क्योंकि दूसरे का अकाउंट होता है, पहले तो सर्टिफिकेट से ले जाके दे दो, ले भाई अपने नाम। नहीं सर, आप सीधा गिफ्ट डीड बना के दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिफ्ट डीड बनानी पड़ेगी? गिफ्ट डीड बना के दे सकते हो, क्योंकि या आप उसको पैसे दे सकते हो, और आप उसको बोल सकते हो भैया पैसे से इमीडिएटली जाके तू शेयर खरीद ले, ये शेयर खरीदो। जी आलोक भाई, मैं भी एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। मैं पहले एक्सिस बैंक में काम करता था, वहां पे एक मैनेजर थे प्रदीप भाई करके। SIP की गुणगान में तब भी गा रहा था, तो उन्होंने अपने ड्राइवर के लिए SIP चालू की थी। उसकी KYC कर दी और उसकी सैलरी में से 2,000 रुपए प्रति माह SIP करने लगे। 54 महीने ड्राइवर उनके साथ रहा था, तो 1,08,000 रुपए की SIP हुई। फिर ड्राइवर उनकी नौकरी छोड़ के कहीं और चला गया, बट उन्होंने बोला कि ये जो तेरा निवेश किया हुआ पैसा है वो मेरे पास ही रखता हूँ, जब तुझे जरूर पड़े तब आ जाना। अब कुछ समय पहले, 3 या 4 महीने पहले, वह अपनी बेटी की शादी की इनविटेशन कार्ड देने आया था, और फिर प्रदीप भाई से पूछा कि जो आपने मेरे लिए निवेश किया था, क्या वो मुझे अब मिल सकता है? बोलते हैं हाँ पक्का, तेरा ही पैसा है, ले ले। जब प्रदीप भाई ने उससे मार्केट वैल्यू बताई उस 1,08,000 रुपए की, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए कि जो बेटी की शादी की फाइनेंशियल लायबिलिटी थी, मुझे लोन लेके चुकानी थी, आपने तो वो पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। अब मैं बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करूंगा। तो जैसे मधु भाई ने बताया कि ये जो शेयर इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक प्रासंगिक चीज है, वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, छोटे से छोटे लोगों के लिए भी ये आर्थिक आजादी का स्वरूप बन सकती है। बहुत बड़ी बात आपने, बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया खास तौर पे, क्योंकि मैं एक दूसरा उदाहरण आपसे अभी शेयर करने जा रहा था कि आपके साथ ही बात हुई थी जब मैंने ये सुना था। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक फाइनेंस कंपनी शुरू हो रही थी जो आज एक बड़ा बैंक है। उस वक्त जो कंपनी शुरू कर रहे थे सज्जन, उनके भी एक मित्र ने 10 लाख रुपया उनको दिया कि भाई ये मेरा पैसा अपनी कंपनी में लगा दो। आपको शायद याद होगा नीलेश भाई, 7-8 साल पहले हमारी बात हुई थी उन सज्जन के बारे में। तब आपने बताया था कि इस वक्त उस इन्वेस्टमेंट की कीमत 1,500 करोड़ रुपए हो चुकी है।
अब तक मुझे लगता है 3000 करोड़ के ऊपर हो गई होगी। डेफिनेटली। तो ये ऐसे कुछ अगर किस्से भी सुना दें आप लोग, जिनको सुन के लोगों का थोड़ा उत्साह जागे, तो मैं ये सोच रहा था कि कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट, आपका अपना पहला इन्वेस्टमेंट क्या था, कैसा रहा, और कोई जैसे अभी मधु भाई ने बताया रिलायंस ग्रोथ फंड, वो बड़ा मशहूर फंड था, बहुत लोगों ने उसमें पैसा लगाया, मैंने भी लगाया था बहुत साल बाद, एक दिन पता नहीं क्यों मैंने निकाल लिया, अभी जब देखा कि साहब 110 गुना हो गया है, तो उस दिन मुझे भी लगा वो रखे रहते तो आज ये अच्छा रहता। कितने लोग रखते हैं लंबे समय तक और क्यों नहीं रख पाते हैं? ये सारे जोड़ के अगर आप दोनों लोग कुछ कुछ थोड़े किस्से सुना देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मधु भाई। आलोक भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि क्यों नहीं रख पाते हैं लोग। ये क्या है, यहाँ पे देखिए दो चीज है, एक है ग्रीड और एक है फियर, बराबर। स्टॉक, कोई भी स्टॉक मार्केट में रियल धन कमाने के लिए ना, ये दो कैरेक्टर के ऊपर विजय पाना बहुत जरूरी है। कि जब आप बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, जब आपको दिख रहा है, जैसे आप बताइए ना, अभी फैशन हो गया स्टॉक मार्केट में बात करने का, अभी सब लोग स्टॉक मार्केट की बात करना चाह रहे हैं। जब एक्चुअल टाइम स्टॉक मार्केट की बात करने का कोरोना के बाद जो क्रैश हुआ वो था, राइट। तो मैं आपके पाठकों को ये जरूर बोलना चाहूंगा कि भाई अभी टिप को चेज मत करना, अभी जाके आप डेरिवेटिव में जाके सट्टा मत कर लेना, अभी जाके आप कोई आए बाएं कोई शेयर जो बेसिकली जो बहुत मोमेंटम में है ना, जो फैशन में है, वो जाके मत खरीद लेना। नहीं तो आप फिर बोलोगे अरे यार वो मधु भाई और नीलेश भाई तो आए थे वेबिनार में, इतना ज्ञान देके गए और हमारा तो नुकसान हो गया। तो बात ये है ना कि आपको हड्डी का पेन है और आंख के डॉक्टर के पास अब चले जाओगे तो जनरल नॉलेज ही दे सकता है ना वो। तो बेसिक ये है कि आपको अगर अच्छे समय के लिए, अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक पर्सपेक्टिव से आप इन्वेस्टमेंट करें। जैसे नीलेश भाई ने बोला ना, मैं आपको एक रायपुर के सज्जन थे, मैं जब 2002 या 3 में जब म्यूचुअल फंड चालू किया तो वो मुझे मिल गए वहां पे और उन्होंने मुझे बोला मधु भाई मैं क्या ले लूं। तो बोला यार मैं तो मेरी जिंदगी रिलायंस ग्रोथ फंड में लगाने वाला हूँ, तुझे अगर मेरे पर भरोसा है तो तू ये रिलायंस ग्रोथ फंड के शेयर ले ले, रिलायंस ग्रोथ फंड की यूनिट ले। भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे, ये तो इसमें काफी वायरल भी हुआ सोशल मीडिया में। तो उस सज्जन के इतने पैसे बन गए कि उसने एक बहुत शानदार घर ले लिया रायपुर में और उस घर के ऊपर लिखवा दिया दिस हाउस इज कर्टसी मधुसूदन केला स्ट्रोक रिलायंस ग्रोथ फंड। तो मैं वो सज्जन को, और उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने बोला भाई ये मधुसूदन केला को निकाल दे, बिकॉज आई एम ए नो एंटिटी इन दिस, आई जस्ट गिव यू एन एडवाइस, पर रिलायंस ग्रोथ फंड को जरूर रहने देना, ताकि तेरे को देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा, हमारी आलोक भाई हमारी खुद की कहाँ गलतियां हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला ना, हम सब प्रोफेशनल हैं, हमने भी गलतियां कर करके सीखी है। और स्टॉक मार्केट के लिए आप एक बहुत अच्छी बात आपको बोलता हूँ, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है ना जहाँ अनुभव वाला आदमी पैसे वाले आदमी से मिलता है। आज हर आदमी क्या खोज रहा है? पैसे वाला अनुभव वाले आदमी को खोज रहा है ना। अधिकांश यही होता है कि अनुभव वाले को पैसा मिल जाता है और पैसे वाले को अनुभव मिल जाता है। अधिकतर बार यही होता है, बराबर ना। तो अगर आप किसी के दूसरे के अनुभव से सीख सकें तो पैसा खोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो पैसा खो के खुद को अनुभव लेना पड़ेगा। तो मेरा अनुभव मैं शेयर करता हूँ। मैंने प्राउडली डीवीज लेबोरेटरीज करके एक शेयर आइडेंटिफाई किया, हमारे म्यूचुअल फंड में हमने बड़े शेयर लेके रखे उसके, और बहुत पैसा, वो 110 गुना पैसा बना ना, उसमें ये डीवीज लेबोरेटरीज का बड़ा योगदान था। अगर उस समय मैंने खुद के मेरे 1 करोड़ डाल देते ना भाई साहब सिर्फ, और उसको पलट के नहीं देखा होता, तो आज वो 1500 करोड़ हो जाता। 2004 की बात कर रहा हूं मैं, पहले की बात नहीं कर रहा हूं। 2004 में ये कंपनी लिस्ट हुई। तो 2004 से अब तक ये 2004 से 2021 1500 करोड़ हो जाता भाई साहब, 1500 गुना। पर हम भी नहीं कर पाए ना, हम भी प्रोफेशनल है, क्योंकि ये मैं बोला ना, वो ग्रीड और फियर और ये उतार चढ़ाव में ना कभी कभी पर्सपेक्टिव खो जाता है। जब आप देखते हो कि 2016 में अरे बाप रे डिमोनेटाइजेशन आ गया, 2018 में कोरोना आ गया,
अभी 2020 में जब कोरोना आया, सबने ऐसा पिक्चर पेंट कर दिया कि ह्यूमैनिटी एंड होने वाली है। ये पता ही नहीं है कितने दिन चलेगा ये वायरस, क्या क्या लेके जाएगा, कौन कौन से धंधे बंद करके जाएगा। पर हमने देखा है कि लाइफ चलते रहती है, कोई भी तकलीफ आए। वैसे शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट चलते रहना चाहिए, और वो जब भी कभी उस टाइप का टाइम आता है ना आलोक भाई, दैट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। ये कहा तो बहुत जाता है और हमने सबने भी सुना था, मैंने भी सुना था, लेकिन जब 23 मार्च 2020 जैसी परिस्थिति आती है तब हिम्मत जवाब दे जाती है। सर इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ये चीज हमारी जो बोल रहे हैं ना उस दिन, अभी रिकॉर्ड करके उस समय सुनने जैसी है। हाँ। नीलेश भाई, ये जो एक मशहूर कहावत है कि साहब, इन दी हाइंडसाइट एवरीथिंग इज सो ऑब्वियस। पीछे मुड़ के देखिए तो आपको पता चल जाता है सड़क पे कहाँ गड्ढे हैं, जहां से हम गुजर गए हैं सब बता सकते हैं कि वहां वहां सावधान रहना, उस जगह पत्थर गिरता है। लेकिन जिस सड़क पे चले नहीं है आगे का रास्ता, वो तो बहुत तो कैसे गाड़ी चलाई जाए या कैसे सफर किया जाए। और उसके साथ जो पहला सवाल था मेरा आपका, कुछ किस्से जो अच्छे अगर आप और सुनाना चाहें। एक मैंने उदाहरण दिया, आपको पसंद होगा तो उसको आप आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो कुछ और लाएंगे। आलोक भाई, एक संस्कृत में सुभाषित है, न धैर्य बिना लक्ष्मी, न पराक्रम बिना जय। शौर्य के बगैर जय नहीं मिलती और धैर्य के बगैर लक्ष्मी नहीं मिलती। एंड जैसे आप ड्राइविंग करते हैं वैसे ही इन्वेस्टमेंट है। जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आप रियर व्यू मिरर में ध्यान जरूर रखते हैं, बट ज्यादातर अटेंशन फ्रंट व्यू में रखते हैं। इन्वेस्टमेंट करते टाइम लोग रियर व्यू में थोड़ा कम ध्यान रखे और फ्रंट पे ज्यादा रखे तो उनके लिए अच्छा होगा। अगर आप घाट पे गाड़ी चलाते हैं तो क्या आप 120 किलोमीटर की स्पीड पे चलाएंगे? नहीं, फिर धीरे से चलाएंगे। अगर चढ़ान है तो आप 4th गियर या 5th गियर में चलाएंगे। अगर ढलान है तो आप ब्रेक पकड़ के चलाएंगे। और एक खुला रास्ता मिल गया तो आप 120-130 की स्पीड ले लेंगे। तो मार्केट में भी कभी उतार है, कभी ढलान है, कभी खुला रास्ता है, कभी पथरीला रास्ता है। उसके अनुरूप आप अपनी गाड़ी चलाइए तो आप जैसे ड्राइविंग में सक्सेसफुल होंगे, बगैर एक्सीडेंट अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, वैसे ही निवेश में पहुंच जाएंगे। और आलोक भाई, एक ये किस्सा मैं कहना चाहता हूं। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, बट इट इज नॉट सो कॉमनली अवेलेबल। मेरे एक मित्र है, मराठी मित्र है, उनके पिताजी 70-80 के दशक में फोर्ट में एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में हेड क्लर्क थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं उनको क्या पगार मिलता होगा। वो तो खुद सीए नहीं थे। उनके जो पार्टनर्स थे वो स्टॉक मार्केट में कारोबार करते थे। वो जमाना पूरा फिजिकल डिलीवरी का था, तो वो शेयर ट्रांसफर फॉर्म भरते थे, कॉन्ट्रैक्ट नोट लाते थे, अकाउंटिंग करते थे। उनकी अकाउंटिंग करते 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 इनको समझ आने लगा कि जब भी ये लोग ट्रेडिंग करते हैं नुकसान करते हैं, और जब भी कोई अच्छा सा स्टॉक लेके बैठ जाए तो पैसा बनता है। उन्होंने अपनी छोटी सी सैलरी में धीरे धीरे करके शेयर्स लेना चालू किया। 90 के दशक में जब वो रिटायर हुए तो उनकी वेल्थ अपने पार्टनर की वेल्थ से ज्यादा थी। उनकी इनकम अपनी पार्टनर की इनकम से बहुत कम थी, बट सही तरीके से निवेश करके, लंबे समय के लिए निवेश करके, अच्छी कंपनीज में निवेश करके उन्होंने अपने पार्टनर से ज्यादा पैसा बनाया। और उनकी ना कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी वैसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंजीनियर या एमबीए जैसी, सिर्फ कॉमन सेंस से उन्होंने निवेश किया। मेरे हिसाब से अगर आज भारत के टोच के निवेशक में देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी कॉमन सेंस यूज करके अच्छी तरीके से निवेश किया है। एक और किस्सा मैं कहना चाहता हूँ। एक सज्जन ने मुझे हरिद्वार बुलाया था कि बहुत बड़े निवेशक है यहाँ पे, आप आओ, आपके म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे। मैं सोच रहा था हरिद्वार में कोई कहाँ मतलब निवेश का काम करेगा, बट मैंने उनकी बातें सुन ली और मैं वहां पे पहुंच गया। बहुत अच्छे सज्जन थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसकी बेटी ने उन्हें धक्के मार के हरिद्वार में सेटल कर दिया। पापा से प्रॉमिस लिया कि आप और कुछ नहीं करेंगे। पापा भी बेटी के बाप थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट का अकाउंट ओपन करके रखूंगा। बेटी भी बाप से कम नहीं थी, उसने बोला अकाउंट जरूर रखिए, बट साल में एक ही ट्रेड करेंगे आप।
अच्छा। तो साल में एक ही ट्रेड करने का, एंड बाप और बेटी में बराबर बनी हुई थी। उनको निकल के जब मैं आ रहा था वापस, तब मेरे सज्जन जो मुझे लेके गए थे उन्होंने बताया कि इन्होंने इस साल, पता है नीलेश भाई, कौन सा ट्रेड किया है? मैं बोला जी नहीं पता। मधु भाई को याद होगा, उस समय पंजाब नेशनल बैंक का आईपीओ आया था और तकरीबन 25 रुपए में शेयर्स दिए थे और बुक वैल्यू के नीचे दिए थे। उन्होंने उसमें तकरीबन 5 लाख शेयर खरीद लिए थे। एंड ऊपर में, मतलब नॉट उस टाइम पे बट थोड़े समय के बाद, ऊपर में पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 900 रुपए के आसपास गया था। तो एक ट्रेड करके हरिद्वार जैसी जगह में पूरी मार्केट से दूर बैठ के उन्होंने एक ही ट्रेड में इतना पैसा बनाया। तो हर बार हमने आलोक भाई देखा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कॉमन सेंस जरूरी है। कोई प्रोफेशनल डिग्री हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग, एमबीए, ऐसा जरूरी नहीं है। डिग्री है तो अच्छा है, बट आप कॉमन सेंस यूज करके भी निवेश कर सकते हैं। जी। एक और सवाल है कि ये उतार चढ़ाव को कैसे समझें और क्या इसे समझने की जरूरत है? बहुत लोग कहते हैं साहब बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव है, हमारी समझ में नहीं आता है। इसको समझने की मुझे एज इन्वेस्टर जरूरत भी है? डेफिनेटली जरूरत है आलोक भाई, बिल्कुल जरूरत है कि वही जैसे नीलेश भाई ने बोला ना, अगर मैदान खाली है, अगर शेयर बाजार बहुत सस्ता है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, उस समय आप हेजिटेंट हैं तो आप उसमें ढंग से कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। और जब बहुत ज्यादा एक्सुबरेंस है, जैसे आज ये वेबिनार करके कोई बोल दे कि भाई मैं तो 100 का 100 रुपया लगा देता हूँ इक्विटी में, मधु भाई और नीलेश भाई ने मेरे को समझा दिया और मेरे को पूछा, समझ में आ गया। भाई अभी वो टाइम नहीं है, 100 का 100 रुपया लगाने वाला टाइम नहीं है एक नॉर्मल आदमी के लिए। अभी वो कैपिटल एलोकेशन का टाइम है। ये जरूरी, तो ये बाजार के उतार चढ़ाव से आपको ये जरूर बात समझ में आएगी कि कब मुझे कितना लेना है और कितनी अवधि के लिए लेना है, कितने फोर्स के साथ कब लेना है। तो ये अगेन LIC हमारे देश की एक इंस्टीट्यूशन है, वहां पे अगर आप देखेगा वो मारामारी में लेते हैं और उछाल उछाल में बेचते हैं। 20-25 साल से नॉर्मली वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वहां पे कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है जितना मुझे समझ में आता है, पर वो कॉमन सेंस के साथ अप्रोच करते, इस सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं बेसिकली। तो इसको जानना तो बहुत जरूरी है कि आप किस टाइप के मार्केट में हैं। एक बात आलोक भाई मैं और बोलना चाहूंगा, जो आप अगर नहीं पूछे तो, कि आज की घड़ी में सब लोगों की घबराहट है कि 60,000 हो गया, 62,000 हो गया, बहुत बढ़ गया, अब क्या करें। तो यहाँ पे एक मैं अच्छी जो न्यूज है ना, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप एक्चुअली सेंसेक्स में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको, जैसे मेरे को एक डीवीज लेबोरेटरी चाहिए था हरिद्वार में, किसी को एक पंजाब नेशनल बैंक मिल गया, किसी को कोई डीमार्ट मिल गया, किसी को कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज मिल गया, किसी को TCS मिल गया। बेसिकली क्या है, इंडिया इज लैंड ऑफ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमंगस एंटरप्रेन्योरशिप। जब मैं बाहर जाता हूँ ना, मुझे इंडिया के ऊपर इतना बुलिशनेस होता है। यहाँ पे नरीमन पॉइंट में घूमता हूँ मैं, तो 50 मेरे को एंटरप्रेन्योर दिख जाते हैं। कोई चाट बेच रहा है, कोई इडली बेच रहा है, कोई सैंडविच बेच रहा है। आप स्विट्जरलैंड में जाके एक एंटरप्रेन्योर तो खोजिए, ऐसा एक नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की भरमार है। वहां भी मिलेगा तो इंडिया से गया हुआ मिलेगा। हाँ, आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योर मिलते रहेंगे। तो ये नहीं कि 20 साल में बहुत पैसा बन गया, हम लेट हो गए। आप कुछ भी लेट नहीं हुआ। अगर आप पैनी नजर से वो देख से रहेंगे ना कि कब मेरे को एंटरप्रेन्योर मिल जावे। मैं दैनिक भास्कर के जो रमेश भाई साहब थे, वो मेरे पिता समान थे, हमेशा मैं बड़ी इज्जत करता था। आप देखिए व्हाट एन एंटरप्रेन्योर ही वाज, फ्रॉम ए ऑर्डिनरी पर्सन हु स्टार्टेड एन ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर, एंड उन्होंने कितना बड़ा एम्पायर बिल्ड कर दिया। पावर के क्षेत्र पे चले गए, प्रॉपर्टी में चले गए, इतना बड़ा अखबार बना लिया। तो ये जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है ना विद एंटरप्रेन्योर्स, हमारी लाइफ टाइम में हमको 2 ही 3 चाहिए टू इवन मेक वेरी अबनॉर्मल वेल्थ। पर वो है कि जब वो मिल जाए ना, तब आपको पैसा लगा के उस पर टाइट बैठ जाना है। अब ये पहचानने का क्या तरीका है, ये नीलेश भाई आप बताएं कि ये वो जो मौका है वो पंजाब नेशनल बैंक का या ये डिवीज लैब का या हीरो मोटो का या HDFC का। क्योंकि देखिए दूसरी तरफ एक और कहानी है, HDFC, इन्फोसिस, मारुति, 3 इस देश की सबसे शानदार वेल्थ क्रिएटर कंपनियां,
तीनों के आईपीओ लगभग फेल हो रहे थे, फेल होते होते बचे थे, डिवॉल्व हो जाते। इतनी पूरी एप्लीकेशन नहीं आई थी। इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि इस वक्त अभी पेटीएम के आईपीओ का भी करीब करीब वही हाल है, रिटेल पोर्शन पूरा नहीं भरा है। बहुत बड़ा आईपीओ था, हो सकता है इसलिए भी नहीं भरा, कुछ और शंकाएं भी हो सकती हैं। लेकिन लोगों को आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, और क्या सोचकर कंपनी चुननी चाहिए जो आदमी पैसा लगाते हैं, या इंसान के बस का नहीं, आम आदमी के बस का नहीं है? एक अगेन कहानी कहना चाहता हूँ, पीटर लिंच की है ये। पीटर लिंच अपने जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा इक्विटी फंड चलाते थे, फिडेलिटी मैकेलन करके। उस समय तकरीबन $90 बिलियन की उसकी साइज थी। ऑब्वियसली जब इतना बड़ा फंड चलाते थे तो उनके नीचे बड़ी फौज थी फंड मैनेजर की। जनरली हमारे जैसे फंड मैनेजर बहुत ही ईगो रखते हैं, घमंड रखते हैं, तो हमें जमीन पे लाना बहुत जरूरी है। तो पीटर लिंच अपने सारे फंड मैनेजर को एक दिन स्कूल में लेके गया और कहा कि ये बच्चे लोग मिला के स्टॉक पकड़ेंगे और आप लोग मिलके एक पोर्टफोलियो बनाइए, और 1 साल के बाद आपके स्टॉक ने इन बच्चों के पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म करना चाहिए। अब फंड मैनेजर का घमंड एकदम छिन्न भिन्न हो गया कि क्या बच्चों के साथ कंपटीशन कर रहे हो, कोई मतलब ढंग का आदमी दीजिए हमें। पीटर लिंच ने कहा नहीं, आई एम वेरी क्लियर, आपको इन बच्चों को आउट परफॉर्म करना है। फंड मैनेजर्स ने अपने अपने लैपटॉप खोले और प्रेशर में थे कि यार बच्चों को आउट परफॉर्म करना है, तो उन्होंने कुल मिला के सब हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना दिया। बच्चे तो कंपटीशन में थे ही नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था सामने कौन है, उन्होंने अपनी खुशी मर्जी से स्टॉक ले लिए। और नवाई की बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है कि 1 साल बाद बच्चों के पोर्टफोलियो ने फंड मैनेजर को आउट परफॉर्म कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? बच्चों ने वही स्टॉक लिए जो वो कंज्यूम कर रहे थे, जिसकी चीजें उन्हें मालूम थी। कैडबरी खाते थे तो क्राफ्ट ले लिया, टॉयज खरीदते थे तो टॉयज आर अस ले लिया, दूध पीते थे तो दूध वाली कंपनी ले ली, तो कोका कोला या वो पीते थे तो वैसी कंपनी ले ली। तो ये जो एक है चीज कि अगर आप अपनी कॉमन सेंस चलाए और आप उसे सही समय दे दे तो आप निवेश में अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है। अपना प्रॉब्लम क्या है कि लोग टिप्स के ऊपर भरोसा करते हैं, कल क्या चलेगा, परसों क्या चलेगा, उसके ऊपर भरोसा करते हैं। तो निवेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसके लिए रिसर्च करना जरूरी है, समय देना जरूरी है, और उसके लिए आपको धैर्य रखना जरूरी है। ज्यादातर लोग पैसा कहाँ खोते हैं? जब पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है तब निवेश करते हैं, और जब पास्ट परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तब वो बेच देते हैं। अगर आप निवेश करके बैठे रहे, एक ही गलती करे, टॉप में इन्वेस्ट किया कोई वांधा नहीं, बट आप बैठे रहे अच्छी कंपनीज में, तो पैसा बन जाता है। और अगर आप दोनों बाजू गलती करे, गलत समय पे ले गलत समय पे बेचे, तो ऑब्वियसली नुकसान होगा। आईपीओ में भी निवेश करते समय आपको उतनी रिसर्च की जरूरत है जितनी एक आप एक कंपनी में निवेश करने के समय लेते हैं। तो आईपीओ या सेकेंडरी मार्केट, इनको अलग अलग तरीके से मत देखिए, दोनों के लिए आपको रिसर्च की जरूरत है। अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं। जी, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है और आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन एक सवाल है कि कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहिए बाजार में? कहा जाता है लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म क्या है, कितना है? नीलेश भाई पहले आप बताएं, फिर मधु भाई। मैं शायद इसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा हूं, बट एक फिलिप पटेक करके वॉच कंपनी है। जब वो एडवर्टाइज करती है तो वो कहती है यू डोंट ओन फिलिप पटेक। नीलेश भाई, इट इज फाटे फिलिप। हाँ, मतलब वो थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मधु भाई अपने को समझ में नहीं आती। मधु भाई ने खरीदा होगा ना, बट मधु भाई ने खरीदा होगा। मैंने खरीदा नहीं। मैं आई एम अम्यूज्ड कि इतनी घड़ी महंगी कैसे मिल सकती है, तो मैंने रिसर्च करी उसके ऊपर। मैं आपको इस पे किस्सा सुनाता हूँ। आप पापा जी के बारे में बता रहे थे, तो मैं एक घड़ी खरीद के लाया पापा जी के लिए, पाते फिलिप की। तो मैं बड़ा शौक से उनके पास लेके गया। मैंने कहा सर ये आपके लिए मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ आपके लिए। तो उन्होंने घड़ी पहनी 1-2 दिन, फिर मेरे को बुलाया, बोले यार बंद हो गई।
तो मैंने कहा बंद कैसे हो गई? तो मैंने कहा वो क्या है, ये ऑटोमेटिक घड़ी अगर आप रात में रख देंगे ना तो वो सुबह तक बंद हो जाती है। मोमेंट से आप बोले यार इतनी महंगी घड़ी लाए और उसको साले को दोबारा से ठीक करना पड़े, खिलाना पड़े, डुलाना पड़े। हमारी दूसरी टाइटन अच्छी है ना यार, वो बढ़िया अपने आप चलती है पूरे टाइम। सो उस घड़ी की जो टैगलाइन है, यू डोंट ओन पाटेल फिलिप, यू मियरली पास इट ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। अगर आपने सही कंपनी में निवेश किया है तो आप उसे अपने बच्चों के लिए रख दीजिए। दैट इज द वे टू इन्वेस्ट। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा निवेश ही करते रहे, जब जरूरत पड़े जरूर से प्रॉफिट बुक करिए। जब आपकी असेट एलोकेशन चेंज हो जाती है, लाइक तेजी की मार्केट में आपकी इक्विटी ने बहुत अच्छा किया तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। मंदी की मार्केट में इक्विटी ने नुकसान किया होगा तो अगेन थोड़ा निवेश करना जरूरी है। सो एक डिसिप्लिन्ड असेट एलोकेशन फॉलो करिए, वो आपके लिए सबसे सही होगा। जी मधु भाई। तो सर मैं ये बोलूंगा कि ऑब्वियसली ये लंबे समय के लिए ही निवेश करके, जैसे दिनेश भाई बराबर बार बार बोल रहे हैं ना, धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत है लक्ष्मी जी को घर में लाने के लिए। पर मैं ये बोलूंगा देखिए क्या है, जैसे वजन कैसे घटाना है ना आलोक भाई, ये सबको पता है बराबर। मुझे फ्राइड नहीं खाना है, मुझे पैदल चलना है, मुझे मिठाई नहीं खाना, शुगर छोड़ देना, एक्सरसाइज करना, सबको पता है। रूल तो सिंपल है, पर अगर आप अपने आजू बाजू देखिए कितने लोग मोटे हो गए। 95% पीपल कैन नॉट फॉलो सिंपल रूल्स। इन्वेस्टिंग एक हिसाब से सिमिलर है, इसके रूल तो बड़े सिंपल है भाई साहब, पर आप इसको कितना रिगरसली फॉलो कर पाते हैं ना, वही एक बात है। तो जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं बोलूंगा मैं एक देखता हूँ कि कोई कंपनी जो मैं देखता हूँ ना, उसमें वो साइज ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी जिसको हम बोलते हैं, वो जो कंपनी उस जिस क्षेत्र में है वो क्षेत्र कितना बड़ा है बराबर। दूसरा जो मेरा फेवरेट है कि भाई मैं तो जॉकी के ऊपर पैसा लगाता हूँ। मतलब जो लीडर है या जो आदमी जिसके हम अल्टीमेटली धंधा बहुत अच्छा भी है, पर अगर जॉकी ढीला है, आप मेरे को कोई बढ़िया से बढ़िया घोड़ा दे दो, मैं गिर जाऊंगा घोड़े से उसको चलाने की बजाय, बराबर ना। तो कितना भी अच्छा अच्छा धंधा मैं दे दूं, पर अगर घुड़सवार ठीक नहीं है वहां पे या जॉकी ठीक नहीं है ना, तो ठीक नहीं पड़ेगा। तीसरी जो अहम बात है ना कि हम उसके लिए क्या दे रहे हैं, कितना वैल्यूएशन दे रहे हैं और क्या वैल्यू पे खरीद रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है आलोक भाई कि ये एक ऐसा बाजार है ना जहां कभी 1 रुपए की 8 अठन्नियां भी मिल जाती है और कभी 1 चवन्नी का 5 रुपया भी मिल जाता है। ये जो वॉलेटिलिटी में होता है ना, जैसे अभी लास्ट टाइम कोरोना के बाद भी जो इतने ज्यादा शेयर सस्ते हो गए थे कि अगर आदमी को ये भी व्यू ले लेता 5 साल भी कोरोना रहेगा ना, फिर भी पैसा बनने वाला था, इतने ज्यादा शेयर सस्ते हो गए थे। पर और अभी जैसे देखे, मैं कोई पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लोगों में वो एक पॉकेट ऑफ मार्केट है जहाँ ऑलरेडी वो यूफोरिया दिख रहा है हमको, जहाँ लोगों को एक लेफ्ट आउट फीलिंग है कि आप अभी नहीं लिया तो कभी भी नहीं मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हो सकता है आप अभी 1 रुपए का माल कभी 3 रुपए में आपके घर पे आ रहा होगा। तो अभी उस सब जगह पे सावधान होने की जरूरत है। तो कहने का ये मतलब है कि रूल बड़े इसके सिंपल है, अगर आप इसको समझ के करना चाहते हैं खुद भी कर सकते हैं, पर अगर आप में नहीं है समझ या नहीं है टाइम, तो एक लंबी अवधि के लिए कोई अच्छे म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा देंगे ना, तो 15-20 साल के अंदर मुझे लगता है बहुत बड़ी राशि हो जाएगी, इवन यहाँ से भी। तो मैं यही अब एक चीज पूछना चाहता हूँ यहाँ पे मैं अगर एक चीज कह सकूं, तो महाभारत में ये प्रसंग है, युद्ध की शुरुआत के पहले कृष्ण भगवान दुर्योधन के खेमे में जाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई तू क्यों युद्ध कर रहा है, इतनी जान की नुकसान होगी, तू पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दे और वो लोग सेटल कर लेंगे। और दुर्योधन अभिमान से कहता है मैं 100 की नुक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। जब कृष्ण भगवान की सारी बातें फेल हो जाती है, तब दुर्योधन उन्हें एक बात कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। ओ भगवान कृष्ण, आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं धर्म क्या है? मुझे पक्का मालूम है धर्म क्या है, मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता। और आप मुझे ये मत बताइए अधर्म क्या है, मुझे वो भी मालूम है बट मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो द्वापर युग में महाभारत में दुर्योधन था,
तो कलयुग में तो दुर्योधन हम सब में बसा है। और जैसे मधु भाई ने बताया कि सेहत के लिए क्या करना सबको मालूम है, बट दुर्योधन हमें पिज्जा खाने से रोकता नहीं, कोका कोला पीने से रोकता नहीं। तो आप अपने दुर्योधन पे अगर काबू कर ले तो विजयी होंगे, और अगर आप आपके दुर्योधन पे काबू नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड को दे दीजिए, वो काबू करेंगे आपके दुर्योधन को। अब एक आखिरी सवाल बस, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। आप दोनों से एक टिप मांग रहा हूं, क्योंकि अब टिप की का वो है, क्या नहीं करना चाहिए पैसा कमाने के लिए, क्या करना है तो आपने बताया, क्या नहीं करना है एक टिप जरूर दीजिए जो किसी भी कीमत पे नहीं करना है। नीलेश भाई। संयम बना के रखिए, डर के माहौल में भयभीत न बनिए, और ग्रीड के माहौल में लालची नहीं बनिए। संयम बना के रखिए, संयम हमेशा लक्ष्मी को लेके आएगा। मधु भाई। मैं बोलूंगा कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में सिंसियर रहिए, थोड़ा एफर्ट कीजिए, थोड़ा टाइम लगाइए इस सब्जेक्ट पे। आप 5,000 रुपए की शर्ट खरीदने जाते हो, कोई 5,000 का 7,000 बोलता है तो 4 दुकान जाते हो, उसको बोलते हो 20% डिस्काउंट चाहिए यार, कि मुझे 5,000 की शर्ट 7,000 में क्यों बेच रहा है, बराबर ना? हम सब करते हैं ये। पर 5 लाख का शेयर खरीदने के पहले मैं तो रह जाऊंगा यार, अभी नहीं खरीदा तो मैं रह जाऊंगा, और गलती से अगर वो शेयर बढ़ गया तो लगेगा यार देख ये तो ज्ञान देके चला गया, मेरी तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई साहब ये पैसे का मामला है, पूरे 800 करोड़ लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि पैसा कमाएं, और अगर ये पैसे का इतना गंभीर मामला है ना, आप इसको इतना लाइटली लेके नहीं कमा सकते हो। अगर किसी को फोन में कोई टिप दे के अगर लोगों के पैसे बन जाते ना, तो गिरीश भाई साहब के लोग कोई धंधा चलाते ही नहीं ना। वो क्यों इतना बड़ा पावर प्लांट लगा के बैठे भैया 15-18% साल का रिटर्न कमाने के लिए? इतना ही आसान है पैसा लगाना, तो वो तो कितने सारे लोगों को जानते हैं, हर सुबह से उठ के सिर्फ फोन ही लगाना चालू कर दे। तो मुझे लगता है कि जनरली मैंने देखा है लोगों में ना भाई साहब सिंसियरिटी कम है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, लोगों में धैर्य नहीं है, समझना भी नहीं चाहते, सिर्फ उनको यह है कि इजी वे आउट मिल जाए। तो मेरा एक ही टिप है कि आप इसका इजी वे आउट मत देखिए, ये कोई हवा नहीं है, ये कोई बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसमें टाइम लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली इसके प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाएंगे, और एक बार खुद को समझ में आएगा ना, वो पूरा जिंदगी भर रहेगा। जी। हमारे जो गुरुदेव है ना राकेश भैया, हमने उनसे मछली पकड़ना सीखा, कभी उनसे मछली नहीं मांगी। बेसिकली उन्होंने हमको बताया हाउ टू फिश, राइट? तो वो आज तक भी हमारे को काम आ रहा है। अगर उन्होंने हमको एक टिप दे दी होती ना 2004 में, और हमारा गलती से सिर्फ वो टिप में पैसा बन गया होता, तो हम वहां नहीं हो पाते जहां आज है। बहुत बहुत बढ़िया बात की। देखिए पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन पैसा कमाना बहुत मुश्किल भी नहीं है। आपको अपने संयम पर, अपने लालच पर और अपने डर पे काबू रखना होगा। एक चीज मैं अंत में कहूंगा, यहाँ पे जो बात चर्चा में नहीं आ पाई, समय भी खत्म हो गया इसलिए आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि किसी भी लोभ में, लालच में, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर आने वाली टिप हो, आपके दोस्त का कहा हुआ बात हो, किसी ने भी आपको कहा हो बड़ी कमाई होने जा रही है, किसी भी सूरत में उधार लेकर शेयर बाजार में पैसा लगाने के चक्कर में मत पड़िए। आप निवेश वही करते हैं जो आपका अपना पैसा होता है, जिसको आप गंवाने की हिम्मत रखते हो। शेयर बाजार का बुनियादी सिद्धांत पुराने समय में कहा जाता था कि उतना पैसा लगाओ जिसको डुबाने के लिए तुम तैयार हो। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट है भी यही कि जो आपने लगा दिया वही आपका रिस्क है। आप उसके बाद आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। अगर कंपनी डूब गई तो आपके घर से पैसा नहीं मांगा जाएगा। आप अपने डुबाने वाला पैसा लगा चुके हैं, लेकिन इसके बाद आपको ये चुनना है कि आप किन लोगों के साथ धंधा करना चाहते हैं। आप अच्छे लोगों को चुनेंगे तो उनके साथ आपका पैसा बढ़ेगा, डूबने का कोई डर रहेगा नहीं। वापस अनंत आ सकता है, अनलिमिटेड पैसा वापस आ सकता है। जाना वही है जो आपने लगा दिया है। ये देख के चलें। और दूसरा, पढ़ाई लिखाई, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। पढ़ाई लिखाई जरूर करें, बहुत करें, गंभीरता से करें। आप इसको हल्के में न लें कि टाइम पास के लिए शेयर ले लेते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरे एक मित्र 4 लाख रुपए का शेयर, मैंने कहा ये कंपनी अच्छी लग रही है, अच्छा 1 सेकंड रुकिए जरा नाम बताइए, लैपटॉप खोला और खटाक से अपने अकाउंट में गए और 4 लाख रुपए का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। इसके आगे पीछे उन्होंने कुछ जानने की जरूरत नहीं समझी। नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन इतनी जल्दी में आपको किसी के भरोसे काम नहीं करना चाहिए। वो अगर भरोसेमंद
आपको इस भरोसे को रखना है तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रखिए जिसको आप फीस चुकाते हो, जिसको आप उसके काम का पैसा देते हो, जैसे आप डॉक्टर को फीस देते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद गिरीश भाई आपका कि आपने ये आयोजन किया, हमको साथ बैठने का मौका दिया। एक तरह का रिफ्रेशर कोर्स मेरा भी हो गया, और मुझे उम्मीद है कि दैनिक भास्कर के तमाम जो साथी जुड़े हैं, दर्शक और श्रोता, और आगे देखेंगे जो लोग इस प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग में देखेंगे, उन सबको इससे बहुत लाभ होगा। और ये लाभ अंततः भारत में इक्विटी कल्चर को आगे बढ़ाने में एक भूमिका निभाएगा जो बहुत जरूरी है। हम सबको इस देश की समृद्धि में अपना हिस्सा चाहिए, और वो हिस्सा लेने का सबसे आसान तरीका है कि आप शेयर बाजार में पैसा लगाएं, सीधे लगाएं या म्यूचुअल फंड के जरिए लगाएं। और अब आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और नीलेश भाई और मधु भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पाठकों को बहुत अच्छी टिप दी, और मैं समझता हूँ आपसे सीखकर, आपसे प्रेरित होकर जब हम आपसे एक आध साल बाद दोबारा मिलेंगे तब हमारे हजारों पाठक बता पाएंगे कि उन्होंने आपकी इस टिप को लेके किस तरह से शेयर मार्केट में अपनी पूंजी को क्रिएट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गिरीश सर की ये बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन हुआ, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हुआ। स्टॉक मार्केट को काफी समझने का मौका मिला। नीलेश जी की कहानियां, मधु जी का एक्सपीरियंस जो है, आलोक जी को खासतौर से बहुत धन्यवाद कि ये जो महासागर एक्सपीरियंस का था उससे चुन चुन के मोती उन्होंने अपने सवालों के जरिए निकाले, और बहुत सारे मिथ भी क्लियर हुए कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में अंत में सिर्फ इतना ही समझ में आया कि प्रॉफिट के पीछे मत भागो, सही इन्वेस्टमेंट प्लान करो, प्रॉफिट अपने आप पीछे आएगा। और बहुत सारे मिथ्स को पीछे छोड़ के अब एक सही इन्वेस्टमेंट के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आलोक जी ने कहा है कि देश की समृद्धि में अगर हमें हिस्सा चाहिए तो सबसे बढ़िया जरिया स्टॉक मार्केट है। और भास्कर की नॉलेज सीरीज जो है वो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में हमारे पाठकों के साथ जुड़ती रहेगी, उनके इंटरेस्ट की बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। आप सभी को, आलोक जी आपको, नीलेश जी आपको, मधु जी आपको, एंड गिरीश सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।